7 और 8 मार्च 2026 की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान में तेहरान और उसके आसपास के 4 बड़े तेल भंडार केंद्रों और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को निशाना बनाया। जोरदार धमाके हुए, कच्चे तेलों में आग लगी। ये तेल सड़कों पर फैल गया। कई दिनों तक आग लगी रही। 2 से 3 दिनों तक आसमान धुएं से भरा रहा और फिर बारिश हुई। ये काली बारिश थी और किसी जंग के पर्यावरण पर पड़ रहे असर की एक भयावह तस्वीर थी। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती और पर्यावरण की सेहत की बात करते शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। आज बात पश्चिम एशिया में छिड़े जंग की। पूरी दुनिया के लोग तो इस लड़ाई की वजह से पैदा हुए संकटों को झेल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारी धरती, हमारा पर्यावरण, हमारी हवा और हमारे समुद्र भी इस युद्ध का दंश झेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शायद हमसे ज्यादा झेल रहे हैं। कैसे, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे थे काले बारिश की। ईरान के बड़े ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों और स्टोरेज फैसिलिटी पर इजरायली हमलों के कुछ घंटों बाद तेहरान के लोगों के अनुसार उनकी कारों, खिड़कियों और त्वचा पर तेल जैसा काला अवशेष गिरता नजर आया। चेतावनी जारी करनी पड़ी कि यह बारिश बहुत खतरनाक और अम्लीय यानी एसिडिक है। ऐसी बारिश से केमिकल बर्न्स और फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस तेल के धरती में पहुंचने, पानी के स्रोतों जैसे नदियों, झीलों में मिल जाने के खतरे भी बढ़ गए। ईरान जैसे शुष्क क्षेत्र में जहां पानी पहले से ही अहम माना जाता है, वहां सतह पर मौजूद थोड़े से पानी का प्रदूषित होना और बड़े संकट की तरह है। तेजाब वाली बारिश से लेकर पीने के पानी के प्रदूषित होने तक ये एक वानगी भर है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में छिड़ा युद्ध पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान में 7-8 मार्च वाले घटनाक्रम के बाद जिस काली बारिश की चर्चा हो रही है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, यह भी समझना चाहिए। दरअसल जब कच्चा तेल जलता है, खासकर सल्फर से भरपूर कच्चा तेल, तो ये वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये गैसें हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। जब बारिश होती है तो यही एसिड पानी के साथ नीचे आता है। इसमें कालिख और धूल के कण भी शामिल हो जाते हैं और इस तरह करीब 1 करोड़ की आबादी वाले शहर पर आसमान से एक जहरीली बारिश हुई। अगर बारिश नहीं भी होती तो ये प्रदूषक तत्व कई दिनों तक हवा में तैरते रहते। तेहरान की भौगोलिक स्थिति इस परिस्थिति को और भी बदतर बना देती है। ये शहर अल्बोर्ज पर्वतमाला से घिरे एक बेसिन में स्थित है। इसके कारण अक्सर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इसमें सतह के पास ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक परत बनी रहती है। ऐसे में सतह के पास वाले प्रदूषक तत्व ठंडी परत में फंसे रह जाते हैं और दूर तक फैल नहीं पाते। यही घटना दिल्ली में तेज सर्दियों में देखने को मिलती है, जो धुंध या स्मॉग का कारण बनती है। बहरहाल, जंग से पर्यावरण के नुकसान की कहानी ईरान में तेजाब वाली बारिश तक खत्म नहीं हो रही। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लैंकस्टर यूनिवर्सिटी और क्लाइमेट एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि ईरान युद्ध के पहले 14 दिनों में 50 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ। ये नतीजे बता रहे हैं कि इस संघर्ष के कारण पहले ही आइसलैंड के कुल सालाना कार्बन उत्सर्जन से अधिक उत्सर्जन हो चुका है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि यह विश्लेषण कार्बन उत्सर्जन की शुरुआती तस्वीर ही पेश कर रहा है। चूंकि जंग अभी भी जारी है, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर और चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। ये शोध 28 फरवरी से 14 मार्च 2026 के बीच हुए CO2 उत्सर्जन की जांच पर आधारित है। इसमें सैन्य अभियानों, इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने या नुकसान पहुंचाने सहित ईंधन और तेल सुविधाओं को हुए नुकसान से होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। स्टडी के अनुसार इस अवधि के दौरान होने वाला उत्सर्जन लगभग 11 लाख पेट्रोल कारों के वार्षिक उत्पादन के बराबर है। जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल और गैस आपूर्ति में बाधा आई है। इसके अलग पर्यावरणीय नुकसान हैं। माल परिवहन के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशने की मजबूरी बढ़ी है। दूसरा रास्ता यानी लंबा रास्ता। ऐसे में जाहिर तौर पर जहाजों से होने वाला एमिशन बढ़ेगा। 2024 के एक
स्टडी में पाया गया था कि स्वेज नहर में बाधा से शिपिंग कार्बन फुटप्रिंट में लगभग 50% की वृद्धि हो जाती है। यही स्थिति एविएशन यानी विमानन पर भी लागू होती है। ईरानी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद है। खाड़ी क्षेत्र का हवाई क्षेत्र भी नागरिक विमानों के लिए समय समय पर बंद होता रहा है। उड़ानों के मार्ग बदले जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है लंबे मार्ग, अधिक उड़ान समय और ज्यादा ईंधन की खपत, और इससे होता अधिक कार्बन उत्सर्जन। इसके अलावा इस जंग और ईंधन सप्लाई पर पड़े असर ने कई देशों को स्वच्छ ईंधन की दिशा में आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर दिया है। भारत में एलपीजी संकट की चर्चा हो रही है। भारत अपने एलपीजी इस्तेमाल का लगभग 60% आयात करता है और इस आयात का लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसमें रुकावट से एलपीजी आपूर्ति में कमी आई है। ऐसे में देश भर के कई रेस्तरां कोयला और लकड़ी के ईंधन का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इन सब के अलावा ये जंग समुद्री और मरीन लाइफ के लिए भी चुनौती बन रही है। याद कीजिए 4 मार्च 2026 को श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो से ईरानी जहाज IRIS देना को उड़ाया गया। जहाज के डूबने के 3 दिन बाद लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र और इकोलॉजिकल सेंसिटिव माने जाने वाले हिक्काडुआ तट पर तेल के धब्बे दिखाई दिए। महासागरों में तेल के फैलने और इससे समुद्री जीवन को होने वाले नुकसान की तस्वीरें आने वाले दिनों में और प्रमुखता से सामने आ सकती हैं। फारस की खाड़ी में भी जोखिम और बढ़ रहे हैं। कई जहाज खाड़ी क्षेत्र वाले समुद्र में फंसे हुए हैं। इससे पहले से ही भीड़ भाड़ वाले इस जल क्षेत्र में आकस्मिक टक्करों और तेल रिसाव का खतरा बढ़ गया है। फारस की खाड़ी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डुगोंग आबादी मिलती है। ये एक समुद्री जीव है। इसके अलावा यहाँ 700 से अधिक मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर तेल फैल जाए तो मछलियों के प्रजनन स्थल के रूप में काम करने वाले मैंग्रोव जंगलों को यह ढक सकता है, कोरल रिफ्स को नुकसान पहुंचा सकता है और समुद्री खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को दूषित कर सकता है। गौरतलब है कि 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान खाड़ी में फैले तेल का कनेक्शन इस क्षेत्र की हॉक्सिबल समुद्री कछुओं की लगभग पूरी आबादी के विनाश और ग्रीन कछुओं के एक बड़े हिस्से के विनाश से जुड़ा पाया गया था। ईरान का युद्ध अकेले नहीं है। पिछले 3-4 सालों में दुनिया ने कई जंगों को देखा है और ये अब भी जारी हैं। इसमें रूस यूक्रेन और इजराइल की हमास के खिलाफ की गई कार्रवाई भी शामिल है। उदाहरण के लिए एक गैर लाभकारी संस्था इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग ऑफ वॉर के अनुसार यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के पहले 3 वर्षों में कम से कम 23 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ। यह हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया को मिलाकर होने वाले वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। वापस ईरान की जंग की ओर लौटें तो earth.org की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले के दौरान अमेरिका की 8000 से अधिक लड़ाकू विमानें उड़ी हैं। इनमें बम वर्षक और लड़ाकू विमान, ड्रोन, टोही विमान, मालवाहक विमान और ईंधन भरने वाले टैंकर के साथ साथ सैन्य हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इनमें से एक लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान 1.5 से 2 घंटे की एक उड़ान के दौरान लगभग 5600 से 6500 लीटर केरोसिन की खपत करता है। इससे लगभग 14 से 17 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो एक सामान्य यात्री कार के पूरे जीवन काल के बराबर है। ये उदाहरण बता रहे हैं कि तमाम आंकड़ेबाजी के बावजूद इन जंगों से पर्यावरण को हो रहे असल नुकसान का तत्काल सटीक आकलन लगाना बेहद मुश्किल है। ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि ठीक ठीक आंकड़ों के नजदीक भी पहुंचने में लंबा समय लगेगा और तब तक हो रहे नुकसान इतने गंभीर अवस्था में पहुंच चुके होंगे जिसकी भरपाई शायद बेहद मुश्किल या नामुमकिन ही होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।